नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा में शारीरिक परीक्षा 26 दिसंबर से होगी, यानी फिजिकल टेस्ट 26 दिसंबर से होगी और 75 जिलों की पुलिस लाइन में शारीरिक परीक्षा होगी और परीक्षण के दिन ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 16 दिसंबर को प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। शारीरिक परीक्षा के लिए सभी जिले में समिति गठित की गई। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम लेखपाल राजू सोनी को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा और जमीन की पैमाइश को लेकर लेखपाल ने पीड़ित से 3 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसका एक हिस्सा एडवांस में पीड़ित आज देने गया था। पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम को पहले से ही पूरी जानकारी दे रखी थी। एंटी करप्शन टीम पहले से ही तैयार वहां पर मौजूद थी और लेखपाल विराट मार्केट गोमती नगर के पास रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आपको बता दें कि जमीन की पैमाइश चिन्हट मटिहारी में होनी थी। तो हमारे सहयोगी मोहम्मद आमान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आमान, जिस तरह से जमीन की पैमाइश को लेकर लेखपाल जो है रंगे हाथों पकड़ा गया, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। जी शिवम, जैसे कि ये मामला सामने प्रकाश में आया है, घूस लेते हुए कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राजधानी लखनऊ में नगर निगम के कर्मचारी या बाबू की बात की जाए तो रिश्वत लेकर पकड़े गए हैं और इनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। ये हाल फिलहाल जो ताजा मामला है, ये बताया जा रहा है जमीन की पैमाइश को लेकर लेखपाल ने जो पीड़ित से प्रत्येक जिनकी जमीन का मामला था, जो लगातार लेखपाल के पास दौड़ रहे थे, जमीन की पैमाइश कराने की बात कर रहे थे, तो जिसमें बताया प्रत्येक ने कि इनको 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसको लेके इन्होंने एंटी करप्शन टीम से इस पूरे मामले को शिकायत दी गई थी। तो एंटी करप्शन टीम जो थी, एंटी करप्शन टीम ने ये पूरा जो लेखपाल था उसको गिरफ्तार करने के लिए पूरी टीम गठित की। टीम गठित करने के बाद पूरा एक मामला बैठाया और जो पीड़ित से बताया कि किस बिना कैसे तुम उसको पैसा देने जाओगे। तो जो प्रत्येक पीड़ित है उन्होंने राजू सोनी को बताया, विभूतिखंड में जो विराट मार्केट है वहां पे बुलाया था, इनको पहली किस्त 1 लाख रुपए देने के लिए। तो बताया जा रहा है कि प्रत्येक 1 लाख रुपए लेके जब राजू सोनी के पास पहुंचते हैं और उसके हाथ में समाते, उसकी के बाद एंटी करप्शन टीम इनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो उनको पर की जाती है। वहीं अगर नगर आयुक्त की बात की जाए, जो लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त है, इनका साफ तौर से कहना है कि हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं और जो लेखपाल है राजू सोनी, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इनके पुराने मामले की जांच की जा रही है कि पहले कहीं ये इस तरह की गतिविधियों में तो शामिल नहीं है। यदि ये उस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल राजू सोनी को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला बताया जा रहा है, तो प्रतीक है उनकी जमीन का बताया जा रहा है, जिसकी पैमाइश को लेकर लेखपाल ने 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें 1 लाख रुपए लेकर पुलिस पहुंचा था मौके। अमन, ये कितने रुपए की डिमांड की गई थी? शिवम, इसमें जो बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए की इसमें डिमांड की गई थी। जो लेखपाल है उन्होंने 3 लाख रुपए मांगे थे जमीन की पैमाइश करने को लेकर, लेकिन पीड़ित ने जो बात कही थी बताई है प्रतीक का कहना है कि हमने उनसे ये कहा था कि 1 लाख रुपए पहले दिए जाएंगे, बाकी काम होने के बाद दिए जाएंगे। तो ये पहली किस्त लेके राजू सोनी के पास पहुंचे थे। गोमती नगर में जो विराट मार्केट है वहां पे 1 लाख रुपए लेकर पहुंचे, तो 1 लाख रुपए जो लेखपाल है लेखपाल को दिए थे। तो 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथ लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। तो अमन, जिस तरह से सरकारी अफसर इस तरह का घूस मांग रहे हैं, इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं उनके दिल में भी इस बात का खौफ बैठेगा कि अगर घूस लिए तो फिर हो सकता है कि नौकरी हाथ से चली जाए। शिवम, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जिस तरह से ये रिश्वत ली गई है तो उनमें भी खौफ बढ़ेगा। लेकिन साफ तौर से सरकारी विभागों में एक चीज देखने को मिलती है कि जगह जगह पैम्पलेट और तख्तियां टाइप की लगाई होती है, जिसमें बताया जाता है
कि यदि विभाग का कोई भी व्यक्ति किसी तरह से किसी मामले में कोई घूस मानता दिखाई दे, फला फला टोल नंबर में फोन करे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं वो जो नंबर टोल फ्री बताए जा रहे हैं, तो या तो वो काम नहीं करते हैं या उसको शिकायत करने पर उससे सुनवाई नहीं होती है। तभी पीड़ित ने जो कदम उठाया है वो एंटी करप्शन टीम से ही मदद मांगी और उनसे ही शिकायत करी। अगर वो टोल फ्री नंबर काम करते होते तो आज हमें नहीं लगता है कि ये जो एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है, तो ये विभागीय कार्रवाई पहले ही इस तरह के लोगों पे हो चुकी होती। आमान, चूंकि हम देखते हैं सरकारी विभागों में आमतौर पर आप अगर चले जाइए, एक छोटा सा मतलब इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना हो तो लेखपाल की तरफ से या उसमें जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं वो भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ले ही लेते हैं। यानी कि अगर इस तरीके से एंटी करप्शन की टीम लगातार कार्रवाई करे और 2-4 एग्जाम्पल सेट कर दिए जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला चल पड़ा है कि सरकारी काम के छोटे छोटे कामों में भी वो पैसे की डिमांड कर लेते हैं। मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि सारे ऑफिसर ऐसे होते हैं, लेकिन उसमें से 70% इस तरीके की घुसखोरी करते हैं और इसके बाद आम जनता उससे परेशान होती है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो ये कार्रवाई एक एग्जाम्पल, और अगर ऐसी कार्रवाई हुई तो कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम लगने की भी संभावना जताई जा सकती है। फिलहाल ऐसा होना तो फिलहाल असंभव सा लगता है। ठीक है अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर उदयपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रदेश भर में विविध आयोजन हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज उदयपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सीएम मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिले के प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, टीएडी मंत्री बाबूलाल अखराड़ी, राज्य मंत्री मंजू बागमार सहित कई जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों की मौजूदगी रही और इस कार्यक्रम में सीएम कई लाभार्थियों को सौगात देंगे। आयोजन में 10,000 से अधिक महिलाओं की सहभागिता रहेगी। मुख्यमंत्री राजसखी राष्ट्रीय मेला 2024 का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे और लखपति दीदी सम्मान स्वयं सहायता समूहों को आजीविका संवर्धन राशि हस्तांतरण, राजसखी पोर्टल का शुभारंभ और नमो ड्रोन दीदी सम्मान योजना के तहत कई योजनाओं की सब्सिडी का भुगतान करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री लाभार्थियों को स्कूटी और साइकिल वितरण भी करेंगे। तो हमारे साथ इंडिया वॉइस राजस्थान के स्टेट हेड लोकेश नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, चूंकि आज राजस्थान की सरकार ये बने यानी भजनलाल की सरकार को बने 1 साल पूरा हो गया, तो क्या कुछ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, कहां-कहां मुख्यमंत्री का पूरा ब्यौरा है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भजनलाल शर्मा का 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो आज उदयपुर के दौरे पर है। वह नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें आदिवासी क्षेत्र की करीब 10,000 महिलाओं के शामिल होने का लक्ष्य वहाँ रखा गया है। तमाम तैयारियां की गई है। जिला स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें उदयपुर संभाग के सभी बड़े नेताओं के साथ साथ क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। आपको बता दें कि आज पूरे प्रदेश में अलग अलग मंत्री सरकार का 1 साल पूरा होने पर अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर के दौरे पर हुआ। नारी शक्ति को के सम्मान के साथ साथ लखपति दीदी से तमाम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महिलाओं को लेकर योजना है उन लाभार्थियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ उदयपुर संभाग को लेकर जो पर्यटन को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित 1 साल में किया था, उन तमाम सौगातों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता के बीच रखेंगे। साथ ही आपको बता दें क्योंकि सरकार ने 1 साल में तमाम वादे चुनाव के दौरान जो जनता से किए थे, उन वादों का रोड मैप और उन पर जो काम किया है वो भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता के बीच रखेंगे। साथ ही आपको बताएं क्योंकि 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आने वाले हैं और एक बड़ा कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर में रखा जाना है। ऐसे में उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भी प्रदेश की जो बीजेपी है वो लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि आज भजनलाल शर्मा जी की ओर से जिस तरह कार्यक्रम को रखा गया है उसमें देखा गया कि 50% जो आबादी है महिला है, उसको लेकर जो राज्य सरकार ने रणनीति बनाई थी, तमाम जो 1 साल में काम किए हैं, तो शुरुआत भी महिलाओं को लेकर ही की जाएगी।
लोकेश, चूंकि अब मुख्यमंत्री कई बार भजनलाल शर्मा खुद ही कह चुके हैं कि जब साल भर होगा तो हम अपना रिकॉर्ड दिखाएंगे कि हमने साल भर में किया क्या है। तो अब चूंकि साल भर हो चुका है, तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम और फिर जो वादे विधानसभा चुनाव में किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से या पार्टी की तरफ से, वो पूरा कितना उसमें पूरा हुआ है और उसमें कितना अग्रसर हो रही है उन वादों के साथ साथ मुख्यमंत्री की ये मतलब भजनलाल शर्मा की सरकार। ये आपको बता दें, जैसे ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कमान सौंपी गई थी और डे नाइट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोशिश करते हैं कि प्रदेश की जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और तमाम जो वादे किए थे, सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि एक साल में ही तमाम वादों का 70% लक्ष्य सरकार की ओर से पूरा कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि राजस्थान महत्वपूर्ण रूप से जो मुद्दे थे चुनाव के दौरान, वो थे राजस्थान की बेरोजगारी। लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस का अपराधियों के खिलाफ लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। आगरा पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट के बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पकड़े गए बदमाश से बाइक, तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और 45,000 की नकदी बरामद हुई। आपको बता दें कि बीते दिनों बदमाशों ने शमशाबाद थाना क्षेत्र में जा रहे सहकारी समिति के सचिव से 2,70,000 की नकदी लूट कर वहां से फरार हो गए थे। पकड़े गए बदमाश से लूट की 45,000 की नकदी बरामद की गई है। शमशाबाद पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ बदमाश से मुठभेड़ हुई। थाना शमशाबाद क्षेत्र के महरम बाईपास का ये पूरा मामला। वहीं हरियाणा सरकार ने किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच आह्वान के बाद गलत सूचना के प्रसार और संभावित कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 14 से 17 दिसंबर तक अंबाला जिले में मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है। एसएसपी समेत अन्य मांगों पर अड़े किसानों का विरोध प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है और शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे 101 किसानों की पुलिस से जोरदार भिड़ंत हुई और शंभू बॉर्डर पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए 15 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस 200 मीटर तक पानी की बौछार कर रही है और पुलिस ने दिल्ली कूच से रोकने के लिए किसानों को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। अंबाला के एसपी ने कहा कि किसान अनुमति लेकर आगे बढ़े। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। एसपी ने कहा कि अनुमति होने पर पुलिस खुद छोड़कर आएगी। उन्होंने किसानों से कानून का पालन करने की बात कही। वहीं किसानों पर विवादित बयान को लेकर राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ चर्चा में बने हुए हैं। दिल्ली कूच के लिए बैठे पंजाब के किसानों को नशेड़ी कहने पर राजनीति गर्मा गई है और इस विषय पर किसान मजदूर संगठन और इनेलो की तरफ से निंदा की जा रही है। उन्होंने आंदोलन के पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने का आरोप लगाया। विवादित बयान देते हुए रामचंद्र जांगड़ ने कहा कि टिकरी और शिंगू बॉर्डर पर पंजाब के नशेड़ी 1 साल से बैठे हैं। आंदोलन के पर्दे के पीछे कुछ गलत लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने आ गए हैं। उन्होंने ये दावा किया कि आंदोलन के दौरान टिकरी और सिंघू बॉर्डर के गांवों से 700 लड़कियां गायब हुई हैं। आंदोलन के नाम पर कुछ लोग चंदा उगाही कर रहे हैं। उन्होंने राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर भी टिप्पणी की। हरियाणा प्रदेश में 2 ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई समेत पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहां पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी हमारे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं। बीएस, जिस तरीके से सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है, इस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले आज जो 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था,
उनको रोका गया और यह कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का परमिशन होना चाहिए, कोर्ट का परमिशन हो आपके पास या फिर सरकार का परमिशन हो, हम आपको फिर इसके बाद ही आपको हम दिल्ली जाने देंगे या हम खुद छोड़कर आएंगे। लेकिन कहा गया कि प्रशासन और किसानों के बीच में झड़प हुई। क्या कुछ पूरा झड़प देखने को मिला, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए दुबे जी, जैसा कि किसान संगठनों ने पहले से ही घोषणा कर दी थी कि वो 14 तारीख को जो है तीसरा जत्था दिल्ली की ओर कूच होगा। 101 किसानों का जत्था आज जैसे ही दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा तो बैरिकेडिंग पहले से सुदृढ़ कर दी गई थी पुलिस के द्वारा और पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। जैसा कि पहले 2 बार भी ऐसा हो चुका है, तो आज फिर पुलिस ने वही रवैया अपनाते हुए दोबारा से पुलिस ने जो है वो आंसू गैस के गोले दागे। इतना ही नहीं, जो केमिकल युक्त पानी था उसकी बौछारें भी मारेगी। 200 मीटर तक जो है उन्हें बौछारें मारकर दूर रोका गया। तो कहीं ना कहीं इस सारे प्रकरण में जो है 15 किसान घायल हो चुके हैं। किसानों का यह भी आरोप है कि आज पुलिस ने सीधी गोलियां दागी हैं, जिसके चलते एक युवक के माथे में गोली भी लगी है और ठीक है, जो है अब तक ठीक है बीएस बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया और उसके बाद मतलब बवाली हो गया। मतलब वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि पंजाब के नशेड़ी आकर यहां बैठे हैं और यहां पर वो आकर नशे को बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया मतलब वो अब सुर्खियों में मतलब पूरी तरीके से वायरल हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि किसान के नशेड़ी यहां बैठे हैं और उन्होंने हरियाणा को भी अपनी चपेट में ले लिया है। और तो किसान जो है वो कसाई और नशे का सौदागर रामचंद्र जांगड़ा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पंजाब के नशेड़ी हैं जो यहां पर आकर बैठे हुए हैं। तो ये विवादित बयान बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा की तरफ से दिया गया और इसके बाद बयान से बवाल हो गया। और वो कह रहे हैं कि वो जो किसान आकर बैठे हुए हैं साल भर से, हमें पता है कि उनकी फंडिंग कहां से होती है और वो नशेड़ी हैं और यहां आकर बैठे हुए हैं। और कसाई से लेकर नशेड़ी और फिर तो लोकसभा की कार्रवाई की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां पर सांसद राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। The concept of fearlessness, truth, and non-violence. And I showed the House images of our different religions displaying this Abhay Mudra. People call the Constitution the longest written constitution in the world. But the Constitution contains a set of ideas from one philosophy of our nation, one central philosophical set of ideas of our nation. When we look at the Constitution and we open the Constitution, we can hear the voice and the ideas of Ambedkar, of Mahatma Gandhi, of Jawaharlal Nehru. But where did those ideas come from? Those ideas came from an old, profound tradition in this country. Those ideas came from Shiva, from Guru Nanak, from Basavana, from Buddha, from Mahavir, from Kabir, from a list of people.
So when we speak of the Constitution and we show the Constitution, of course it is a document of modern India, but it could never have been written without ancient India and her ideas. So when we look at this Constitution, we remember this list of people, all different variations on the same idea. And in front of us stand the people who follow a very different philosophical tradition. And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought, and practice. This book, for centuries, has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Speaker sir, I described in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the Constitution. And from each state we have one. If you ask us Tamil Nadu, we will tell you Periyar. If you ask us Karnataka, we will say Basavana. If you ask us Maharashtra, we will say Phule ji, Ambedkar ji. If you ask us Gujarat, we will say Mahatma Gandhi. आप स्पीकर को You praise these people. You praise these people hesitatingly because you have to. But the truth is that you want India to be run the way it used to be run. जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था, वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। पेशेंस रखिए थोड़ी, इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, जब मैं छोटा था
जब मैं छोटा था दिल्ली में, स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। जो आज यहां रहते हैं उनको ताजुब होगा कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था। जहां रेलवे म्यूजियम है वहां पे जंगल शुरू होता था। वैसे ही जंगल में, दोनों नॉर्थ और साउथ, वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के, एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हाँ, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का यह मतलब है, तपस्या का यह मतलब है। तो यह तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की, फिर से तपस्या शुरू की। कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था। मुंह में तीर था एक, हाँ, मगर कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था, एक तीर मुंह में थी, शांत था कुत्ता, मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें यह किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी, यह मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है। आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था, तो मैंने एक मूर्ति, मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा।
द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नहीं नहीं, ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि द्रोणाचार्य ने पूछा। तो द्रोणाचार्य जी ने Sir, the PM will not speak. You have to understand. If you are not giving order, Prime Minister has to speak. That you have to understand. If you are not giving protection, if you are not giving protection to LOP, then Prime Minister has to speak here. I will tell you. We will be very clear. ठीक है सर। माननीय सदस्य, आपको मैंने कई बार कहा, आप धमकी शब्दों में मत बोला करिए। एक मिनट जाती। द्रोणाचार्य जी संसदीय ने कार्य मंत्री बोले, कितना डिस्टर्बेंस कर रहे थे। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे आप गुरु दक्षिणा दीजिए। मेरी स्पीच ले ली आपने। तो द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही एकलव्य का, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, ठीक है सर, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। सर, स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा, पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया, तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है,
तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के का अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए इसको हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। एक तरफ कौन सर बोले, मेरे कहना है कि हम एक मिनट प्लीज बैठिए, आप बैठिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। आज हम भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा कर रहे हैं और कर भाई ये चर्चा हुई थी कि हम संविधान की चर्चा करते समय उसकी उच्च कोटि की ये अपेक्षा है आप स्पीकर सर, आप राष्ट्रपति भाषण नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है। इसलिए मैं यहां रेस कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। बैठे बैठे कर रहे हैं सर, 5 बजे अब भी बैठे बैठे करेंगे, अब कुछ नहीं बोलना है उसको। 5 बजे देखिएगा, 5 बजे देखिएगा क्या करते हैं। स्पीकर सर, मिलेगा। मैं कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं।